Hello dear students, welcome to the next class and we will start the chapter number 3 which is atoms and molecules. Okay, so what we have done in previous lectures, हमने previous में क्या क्या रीड कर लिया। तो हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। पहला चैप्टर था मैटर के बारे में, ठीक, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस कैसे होंगे। सेकेंड चैप्टर सेम वही मैटर के बारे में डिस्कशन था कि मैटर प्योर फॉर्म में है कि इम्प्योर फॉर्म में है, और अगर हम इन शॉर्ट बोले तो केमिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो मैटर का हमने देखा। यहाँ पे अब हम डिस्कशन करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जहाँ तक मैंने आपको बोला था मैटर का डेफिनेशन, तो मैटर को हमने डिफाइन करने के लिए 2 सेंटेंसेस यूज़ किए, है ना। 2 सेंटेंस में से पहला जो सेंटेंस था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फर्दर उसके बाद में जब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है, तो वहाँ पे हमने पार्टिकल्स के लिए बात की थी और वहाँ पे हमने बोला था दैट इज़ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। है ना, एक एक छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हुआ है, मिल के बना हुआ है मैटर, ठीक। तो आज हम जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के लिए डिस्कशन करने वाले हैं कि वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसा होगा। सपोज ये मार्कर है मेरे पास में, ये मार्कर को अगर मैं कट करते जाऊँ पीसेज में, अगर मैं इसको पीसेज में कट करता जाऊँ तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर मैं इसको फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई भी चीज़ है आप उसको कट कर रहे हो, अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ पीसेज में, तो एक कंडीशन आएगी कि एकदम छोटा पार्टिकल मिलेगा, वो छोटे से पार्टिकल को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या बोला हुआ, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और यही जो पार्टिकल्स है दैट इज अ एटम्स। वही जो छोटा सा पार्टिकल है जो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उसको ब्रोकन अप नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं, ठीक। तो फर्दर वो डेफिनेशन और बाकी सब चीज़ें आएंगी देखने के लिए। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि एटम्स, मैंने क्या बोला कि वो छोटा पार्टिकल होगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, which cannot be further divided into its smaller constituents और पार्ट्स। उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, तो मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, जब 2 एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। हमने कंपाउंड के लिए बोला था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर देन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, है ना। तो सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या होगा, जब 2 एटम्स कंबाइन होंगे, 2 सेम एलिमेंट के एटम हो, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, या फिर अलग अलग एटम्स हो वो कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलो अभी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले जो भी कंबाइन हो रहे हैं, जो भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसके लिए एक छोटा सा लॉज दिया हुआ है
वो हमें डिस्कशन करना है। बिफोर डिस्कशन टू दैट लॉज, अबाउट दैट लॉज, वो लॉ के पढ़ने से पहले हमें एक टर्म है जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, फर्दर हम लॉज को डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म न्यू कंपोनेंट और न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। जब दो से या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो भी वहाँ पे न्यू कंपोनेंट फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स react with each other and form new molecules or new component, it is known as chemical reaction. ओके, और वहाँ पे चेंज क्या होगा? केमिकली चेंज विल बी ऑब्जर्व, केमिकली चेंज विल बी ऑब्जर्व। जो भी उसका फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला टोटली क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो ओरिजिनल वन से क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को अगर इंडिकेट करना है, अगर उसे हमें शो करना है तो हम कैसे शो करते हैं? तो वहाँ पे सिंपल दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, पहला आएगा रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट, उसके बाद में एरो करते हैं और जो न्यू फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर? जो दो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, द कंपोनेंट्स विच रिएक्ट्स विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज अ रिएक्टेंट, and the component which is formed after the reaction, that is known as a product. Got it? तो यहाँ पे दो important components हैं, reactant और product। तो देख लेते हैं further हम reactant, the components which reacts with each other are known as reactants। उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करेंगे हम प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? द components which is formed by a reaction of other components or reactants is known as प्रोडक्ट। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो और जो प्रोडक्ट है वो, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, सपोज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है,
जैसे फूड इनटेक करते तो पहले उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते, चबाते, बाद में वहाँ पे भी कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो हमारी बॉडी के अंदर वो फूड जाने के बाद प्रोटीन्स मिल रहे हैं ना, फैट्स मिल रहे हैं, जितनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें मिल रही उससे। ठीक, सेम वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो भी क्या है, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट होते हैं, उसे रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, तो उससे हमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर मॉलिक्यूल। ये तो हमें पता है, वाटर तो पता है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स है, कौन कौन सा एटम है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो वाटर होगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, चलो अभी हम बात करते हैं लॉज के लिए। तो दैट इज अ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होता है ना, कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी अगर दो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बोला, तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो फिक्स्ड होंगी, है ना। क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। नेम जो अगर साइंटिस्ट के नेम अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, दैट इज एंटोनी लेवाइसर एंड जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए लॉज फॉर्म किए। ठीक, उसमें से पहला लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मतलब क्या, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होना, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, जितने भी मैटर है ना, दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने भी मैटर हैं वो ना तो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, वो सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर है, वो मैटर में अगर हम मास देखें तो मास के लिए भी बोल सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो मास को लेके इसको हमें क्या करना है, कंसीडर करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ matter can neither be created nor destroyed। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मास है कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed। For example, कोई भी कंपोनेंट अगर कंबाइन हो रहे तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड मास होगा, है ना,
वो फिक्स्ड मास में ही क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो जितना मास कंबाइन हो रहा है उतना ही मास क्या होगा, सामने प्रोड्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स का कैलकुलेशन सिंपल, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, है ना। तो 2 और 2 आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या मिला है, 4 मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 और 2 कंबाइन हो रहे तो 3 मिले या फिर 5 मिले। तो सेम यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो वही बोलता है कि जितने अमाउंट में कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, जितना मास उसका हम कंसिडर कर रहे हैं, उतने ही मास में हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल सा इक्वेशन कंसिडर करो, a + b गिव्स आउट ab, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ये और b हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि a का 4 ग्राम और b का 6 ग्राम, तो AB कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल A कितना लिया है, 4 ग्राम लिया है ना, तो वही 4 ग्राम यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब कि 4 + 6 है ना, 4 + 6 दैट विल बी इज इक्वल टू 10 ग्राम। मतलब अगर A और B इतने प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं तो AB का टोटल 10 ग्राम हमें मिलना चाहिए। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल दैट इज ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 2 ग्राम और ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम कंबाइन हो तो वाटर कितना मिलना चाहिए, तो 2 + 16 दैट शुड बी 18 ग्राम, 18 ग्राम मिलना चाहिए। तो यही क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितने अमाउंट में वो कंबाइन हो रहे हैं उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जितना ये लेफ्ट हैंड साइड में हो उतना ही मास राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मास के डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, 2 ग्राम और 16 ग्राम आपस में कंबाइन होकर 18 ग्राम ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सो दैट इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू गॉट इट। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फर्दर जो सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जब कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 2 कंपोनेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका क्या होगा, दे आर इन सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब उनका जो भी मास है, जो भी फॉर्मूला होगा वो हमेशा एक सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा, when 2 or more than 2 elements combine and form compound, then they are in simple ratio by मास। कहने का मतलब ये कि जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन होकर कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे ना वो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है कि टोटल 2 ग्राम और 16 ग्राम आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करें, 18 ग्राम फॉर्म करें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कितना है, 16 है। दोनों का मास का अगर रेशियो निकाले तो सिंपल रेशियो कितना होगा, 1:8 होगा। 1:8 के फॉर्म में हमेशा कंबाइन होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने वाले। देखो यहाँ पे ध्यान देना, वापस से वही एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट
वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपल रेशियो कितना आया 1:8। कंसिडर करो कि ये 1 ग्राम है और ये 8 ग्राम है, तो ये कितना मिलेगा 9 ग्राम मिलेगा। सिंपल। अगर 2 ग्राम से इंक्रीज करके इसको मैं क्या कर दूँ 4 ग्राम कर दूँ और इसको कितना कर दूँ 32 ग्राम, तो ये कितना मिलेगा हमें 36 ग्राम जितना मिलेगा वाटर। तो यहाँ पे भी अगर हम रेशियो देखें ना तो कितना आएगा 4:32, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1:8। यही मिलने वाला ना। तो हर एक कंडीशन में वही मिलने वाला है, वही कंपाउंड वही रेशियो मिलेगा उसी कंपाउंड के लिए। दूसरा, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना तब मिलेगा अमोनिया। ठीक है। अब ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ, यहाँ पे अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखते हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन मैं कंसिडर करूँ 14 ग्राम और हाइड्रोजन अगर मैं कंसिडर करूँ 3 ग्राम, तो ये मिलेगा हमें कितना 17 ग्राम जितना मिलेगा। ठीक, 14 + 3 दैट इज 17, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होगा, तो जिसका सिंपल रेशियो है वो सिंपल रेशियो हमेशा क्या आएगा 14:3 का आएगा, तभी हमें क्या मिलने वाला है अमोनिया मिलेगा। ठीक, तभी उसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा अमोनिया मिलेगा। अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हुआ तो ये मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हो रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट जो हमारा मिल रहा है वो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। देखो आगे, अगर ये हम 28 ग्राम लें तो इसके साथ में हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और तो ये कितना आएगा टोटल हमें 34 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो कितना मिलेगा हमें 14:3 मिलने वाला है। कहने का मतलब ये कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होगा तो वहाँ पे हर एक एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में ही प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? कोई भी कंपाउंड, कोई भी प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो जो जो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होगा वो एक सिंपलेस्ट प्रपोर्शन होगा, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, आई थिंक यू शुड क्लियर अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड दीज टू लॉज। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लेंगे। ओके, थैंक यू।